नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। और साथ ही आप वर्कशीट के माध्यम से पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि पढ़ाई तो आपके घर पहुंच रही है, आपको स्कूल भी नहीं जाना पड़ रहा है। क्योंकि कोरोना की वजह से आप अपने घरों तक सीमित हैं और इसका पालन हमें करना भी चाहिए, क्योंकि अभी सुरक्षा ही हमारा पहला दायित्व और कर्तव्य है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 8 के एसएसटी विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 10। आज की वर्कशीट में हमें पाठ 2 व्यापार से साम्राज्य तक की चर्चा करनी है। और इसमें हम देख रहे हैं कि किस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने की एक कंपनी बनकर आती है और यहाँ अपना साम्राज्य फैला लेती है, एक औपनिवेशिक साम्राज्य बना लेती है। तो आज हम लोग देखेंगे कंपनी की फौज के बारे में। कंपनी की फौज कैसी थी। कंपनी की फौज, अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही या आर्मी कहते थे। वो अपनी सेना को क्या बोलते थे? सिपाही बोलते थे या फिर आर्मी बोलते थे। जहां मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार और पैदल सेना थी, जिन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था, वहीं ब्रिटिश सेना में सिपाही मास्केट, पैदल सैनिकों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली भारी बंदूक और मैचलॉक, बारूद को माचिस से चिंगारी देने वाली बंदूक से लैस होते थे। मतलब कि ब्रिटिश सैनिक आधुनिक हथियार लिए थे और मुगल सैनिक पारंपरिक पुराने हथियारों से ही लड़ते थे। दोनों फौजों के बीच मुख्यतः ये अंतर थे। क्या क्या अंतर था देख लेते हैं। मुगल फौज और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज। मुगल फौज में मुख्य रूप से सवार होते थे। सवार प्रशिक्षित घुड़सवार को सवार बोलते थे और पैदल सैनिक होते थे। और ब्रिटिश फौज में अधिकतर पैदल सैनिक होते थे। मुगल फौज में सवारों का दबदबा था, पैदल सैनिक कम। मतलब सवार ज्यादा होते थे, घुड़सवार सैनिक ज्यादा होते थे और पैदल सैनिक कम होते थे। जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सवारों की संख्या, मतलब घोड़े पर लड़ने वालों की संख्या कम होती थी और पैदल सैनिकों की संख्या अधिक होती थी। मुगल सैनिक तीरंदाजी और तलवारबाजी में निपुण थे, जबकि ब्रिटिश सैनिक बंदूक चलाने में निपुण थे। मुगल सैनिक पेशेवर विशाल थी और पेशेवर प्रशिक्षित सेना नहीं थी। आवश्यकता पड़ने पर ग्रामीण सशस्त्र सैनिक भी, किसान भी सैनिक हो जाते थे। जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का अभ्यास और अनुशासन, पेशेवर प्रशिक्षित सेना थी। अनुशासित और पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ी करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नजरअंदाज कर देते थे। भारत में जाति और समुदाय के रूप में यहाँ के सैनिकों की अपनी अलग अलग भावनाएं थी, लेकिन एक प्रशिक्षित सेना खड़ी करने के चक्कर में अंग्रेजों को इन बातों का भान नहीं रहता था और वह इन भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे। पर सिपाही किसी न किसी समुदाय के सदस्य तो थे ही, लेकिन भारतीय सिपाही जो अंग्रेजी सेना में थे वो किसी समुदाय के सदस्य थे। जैसे कोई हिंदू था, कोई मुसलमान था, कोई हिंदुओं में भी उच्च जाति का था तो कोई निम्न जाति का था। इस तरह से ये लोग अपनी भावनाओं को बरकरार रखे हुए थे, जिससे कि अंग्रेज अपरिचित थे। अपने जीवन और अपनी पहचान के एहसास में आने वाले बदलाव को सिपाहियों ने किस रूप में देखा, यह 1857 के विद्रोह में स्पष्ट झलकता है। और इन्हीं सभी बदलावों के कारण 1857 का विद्रोह हुआ था, जिसमें कि सिपाहियों ने एक बंदूक, जिसको कि एनफील्ड राइफल के नाम से जाना जाता है, उसकी गोली, जिसके कारतूस पर चमड़े का एक खोल लगा होता था, उसको दांत से खींचकर तब राइफल में डालना होता था। तो सिपाहियों के बीच यह बात फैल गई कि इसमें सूअर और गाय की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे दोनों समुदाय के सिपाही भड़क उठे और विद्रोह कर दिया उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ। क्योंकि हिंदू सिपाही गाय की चर्बी को मुंह में नहीं लगा सकते थे और मुसलमान सिपाही सूअर की चर्बी को मुंह में नहीं लगा सकते थे। तो इस तरह से इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में विद्रोह कर दिया, क्योंकि इनकी भावनाएं आहत हुई थी।
अब व्यापार से साम्राज्य तक नामक इस पाठ के सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते, व्यापारिक कंपनी मतलब व्यापार करने वाली कंपनी, उससे बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई और इसने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया और यह एक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। उपनिवेश किसे कहा जाता है? तो किसी क्षेत्र को व्यापार की दृष्टि से, व्यापार से लाभ कमाने के लिए अपने कब्जे में लेना उपनिवेश कहलाता है। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने से यह प्रक्रिया और तेज हो गई और 19वीं सदी के शुरुआत मतलब 1800 कुछ ईस्वी में भाप इंजन का आविष्कार हुआ और भाप से चलने वाले जहाज काफी तेजी से चलने लगे और उससे यह प्रक्रिया और तेज हुई। तब तक समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह का समय लगता था, अब केवल 3 हफ्तों मतलब 21 दिन में ही लोग ब्रिटेन से भारत आ जा सकते थे। अतः ज्यादा से ज्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे और 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। देश के शेष भाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था और सरकार व्यवहारिक स्तर पर इसे पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। तो इस तरह से अंग्रेज हमारे पूरे देश भारत में फैल चुके थे और भारत को अपने कब्जे में कर चुके थे। अब यहाँ कुछ प्रश्न है कि मुगल फौज और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज में कोई 2 अंतर लिखिए। और दूसरा है कि भारतीय जनता सिपाही के रूप में कंपनी के लिए काम क्यों करती थी। तीसरा प्रश्न है मास्केट और मैचलॉक क्या थे। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1 है कि मुगल फौज और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज में कोई 2 अंतर लिखिए। तो हम लोगों ने देखा है बहुत सारे अंतर थे। सबसे पहले मुगल फौज की बात करते हैं तो यह तीरंदाजी और तलवारबाजी से निपुण सेना थी और ब्रिटिश फौज बंदूक चलाने में निपुण सेना थी। तो आप समझ सकते हैं कि तलवार वाले तभी मारेंगे जब वो किसी सैनिक के नजदीक पहुंचेंगे, लेकिन बंदूक वाले दूर से ही इनको निशाना बना सकते थे। तो यही कारण था कि ब्रिटिश फौज संख्या में कम रहते हुए भी विशाल मुगल फौज को रौंद देती थी और उनको हरा देती थी। यह सेना तो थी, मुगलों की सेना विशाल तो थी लेकिन पेशेवर प्रशिक्षित सैनिक नहीं थे, जबकि यूरोपीय ढंग से अभ्यास और प्रशिक्षित सेना थी ब्रिटेन वासियों की। तो इस वजह से इन लोगों की दाल कुछ ज़्यादा गलती थी और मुगल सैनिक संख्या में ज़्यादा होने के बाद भी धीरे धीरे अंग्रेजों के समक्ष हारते गए। प्रश्न 2 है कि भारतीय जनता सिपाही के रूप में कंपनी के लिए काम क्यों करती थी। तो उस समय देखिए भारत में राष्ट्रवाद का उदय बहुत कम था और बहुत छोटे छोटे राज्यों में भारत बटा हुआ था। उन राज्यों की जनता को नौकरी की आवश्यकता थी, बेरोजगारी थी, नौकरी की आवश्यकता थी। तो उन लोगों ने नौकरी और पैसों के लिए सिपाही के रूप में कंपनी को ज्वाइन किया और इसके लिए काम किया। फिर प्रश्न 3 है कि मास्केट और मैचलॉक क्या थे। तो आपने जाना पैदल सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक होती थी, वो मास्केट कहलाती थी और वो बहुत भारी भारी होती थी, बहुत ही कम लोग उसको उठा पाते थे। और दूसरा है कि बारूद को माचिस से चिंगारी देने वाली बंदूक मैचलॉक कहलाती थी। तो ये थे कुछ प्रश्न और इन सारे प्रश्नों को भी हमने कर लिया। इसी के साथ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।